आज के लेक्चर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं कि एक डब्बा है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है यानी कि F1, और दूसरा फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस डब्बे में दोनों फोर्स का असर तो हो रहा है, तो अब ये डब्बा किस फोर्स की बात मानेगा? क्या ये आगे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो ये डब्बा इन दोनों फोर्सेस की बात मानेगा और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसको आगे ले जाने वाली फोर्स भी होगी और दूसरी जो इसको ऊपर ले जाने की फोर्स भी होगी। तो इसकी एक्चुअल मोशन जो है, एक्चुअल मोशन वो कुछ इस रास्ते से होगी। मैं हूँ फेल साइंटिस्ट, चलिए पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को वेक्टर एडिशन से। अब वेक्टर्स जो है उनको ऐड किस तरह से किया जाता है, ये याद रखें कि वेक्टर एडेड अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब ये कौन सा रूल है? अब इसमें क्या होगा कि कोई दो वेक्टर्स लें हम, यानी कि ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ेंगे किस तरह से कि ये जो ए वेक्टर है इसका जो भी मैग्नीट्यूड है और जिस डायरेक्शन में भी ये है वो दोनों चेंज नहीं होंगे, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हम ले आए। तो फर्ज करें कि ए वेक्टर मिल गया और उसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो हम इस जगह पे भी बिल्कुल वैसा ही रखेंगे वेक्टर जैसा पहले से ही है। तो इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, यानी कि टेल ये हो गया पहले वेक्टर के हेड से। यहाँ पे वेक्टर्स खत्म हो गए। अगर वेक्टर्स खत्म हो गए तो यहाँ से शुरू होगा रिजल्टेंट। तो ये हुआ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का जोड़ जो है, सम जो है, वो कुछ ऐसा बनेगा कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, ऐड किया, यानी कि ए बी से ऐड हुआ, यानी ए प्लस बी, और रिजल्टेंट इनका ये बना। अब कंसीडर करते हैं तीन वेक्टर्स को, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें चाहिए। तो वेक्टर ए है वो आगे की तरफ है, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, यानी कि ये हो गया टेल। अब इस वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल, यानी कि सी वेक्टर छोटा है जिस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में इसको रखा जाएगा। तो ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर्स खत्म हो गए। तो ये जो लाइन्स है ना, इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट इसका बनेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पर सर रुकिए, क्यों? यहाँ पे तो कट हो रही है लाइन्स, यहाँ पे लाइन्स कट हो रही है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसका क्या माजरा है? इसका कोई लेना देना नहीं है इस रिजल्टेंट से, भले जैसे ही रिजल्टेंट बने। अब याद रखें कि हेड टू टेल रूल में क्या होगा कि जितने वेक्टर्स ऐड होंगे वो हेड टू टेल, यानी कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, यानी कि हेड हुआ टेल हुआ, फिर ये हो गया रिजल्टेंट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर रिजल्टेंट में आपने नोट किया होगा कि रिजल्टेंट जो है वो हेड टू हेड है और टेल टू टेल है, वो हेड टू टेल नहीं है। सिर्फ वेक्टर्स होंगे हेड टू टेल, याद रखें। तो वो रिजल्टेंट होगा हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। ये इसको पहचानने की निशानी, यानी कि हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब इन्हें नोट करें तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल ये है कि एक पॉइंट है, इस पे 6 फोर्स लग रहे हैं। F1 आगे की तरफ है, F2 ऊपर की तरफ यानी कि एक खास एंगल पे, F3 बिल्कुल ऊपर की तरफ, फिर है F4, F5, F6, यानी कि ये फोर्स एक ही पॉइंट पे एक ही वक्त में लग रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा इन फोर्सेस का? तो पहली बात आप नोट करें कि इन वेक्टर्स को किया जाएगा शिफ्ट। अब ये शिफ्ट क्या है कि जो भी वेक्टर्स हैं उनको पहले तो शिफ्ट करेंगे। कैसे? कि जो F1 है जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में इसको लिया जाएगा और जितना मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड से। जैसा कि फोर्स 1 अगर आगे की तरफ है जिस भी मैग्नीट्यूड से, वो बिल्कुल उसी तरह से ही रखा जाएगा। फिर आता है F2 जिस डायरेक्शन में
यानी कि ऐसा है कुछ, तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया। ये पैरेलल होंगे शिफ्ट। पैरेलल कैसे, यानी कि F1 आगे तो बिल्कुल F1 आगे ही रखा जाएगा, यानी कि इनको शिफ्ट कुछ ऐसा किया जाएगा। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 कुछ ऐसे। तो इन सबको सारे के सारों को कुछ शिफ्ट ऐसे किया जाता है। और आप याद रखें, जब भी कोई शिफ्ट होगा वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों सेम रहेंगे, यानी कि ये चेंज नहीं होंगे। अब हम इन्हें करते हैं ऐड, यानी कि जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं कैसे, F1 आगे की तरफ है, ये हो गया F1 सबसे बड़ा वेक्टर, सबसे बड़ा फोर्स। अब इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, यानी कि कुछ इस तरह से। अब इसके हेड से तीसरे वेक्टर का टेल F3, F3 के हेड से F4 का टेल, F4 का टेल। अब F4 के हेड से F5 का टेल कुछ इस डायरेक्शन में है, F5। अब F5 के हेड से F6 का टेल, यानी कि F6 कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया F6, ये बन रहा है इनका रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, F1, F2, F3, F4, F5, 6, यानी कि 6 फोर्सेस का ये रिजल्टेंट, यानी कि ये पॉइंट कुछ इस तरह से हरकत करेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट बनता है F1 जुड़ा था F2 से, F2, F2 जुड़ा F3 से, F3 जुड़ा F4 से, F4 जुड़ा 5 से, और F5 जुड़ा F6 से। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये बनता है इनका रिजल्टेंट। पर अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि पहले हमने F1, F2, F3, यानी कि ये हमने ऑर्डर में किया 1 से 6 तक। पर अब क्या हो कि इनका ऑर्डर चेंज किया जाए, F4। अब F4 जो है इससे हम कनेक्ट करते हैं F5, इसके हेड से कनेक्ट होगा F5 का टेल, यानी कि ऐसे। ये हो गया F5। अब F5 के हेड से F6 का टेल, यानी कि ऐसे। अब F6 के हेड से F1 का टेल कनेक्ट होगा, यानी F1 का टेल ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये होगा F1, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। और F1 के अब हेड से F2 का टेल, यानी कि F2 का टेल कुछ इस तरह से। अब F2 के हेड से F3 का टेल, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि F3। तो ये फिर बना इनका रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F4 पहले हमने लिया, F4 उसको कनेक्ट किया किससे, F5 से, फिर F5 जुड़ा F6 से, फिर जुड़ा F1 से, फिर जुड़ा F2 से, फिर जुड़ा F2, F3 से। अब ये बना इनका रिजल्टेंट, यानी कि हमें इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो बिल्कुल वैसे ही रखने चाहिए जैसे वो हैं। पर यहाँ पे हमने हैंड मिस्टेक हो गई है थोड़ी बहुत। तो बस आप समझें कि F4, F5, F6 यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं इनका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है और जो हमने इस तरह से इनका ऑर्डर करके मैग्नीट्यूड बनाया वो सेम है, यानी कि रिजल्टेंट कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो ये जो है ना इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। पर यहाँ पे आप नोट ये करें कि वेक्टर एडिशन is independent on the order of addition। अब ये क्या माजरा है, अब ये माजरा ये कि आप F1 को F2 से जोड़े या F2 को F3 से, आप कैसे भी इनका ऑर्डर करें F1, F2, F3, F4, या हमने क्या किया F4, F5, F6, F1, यानी कि कोई भी वेक्टर पहले जोड़े, पर सबको जोड़ेंगे आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, उनका रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये बात हो रही है कि ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर इन वेक्टर एडिशन। अब इसे नोट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ाएं। अब पढ़ाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, a single vector
a single vector whose effect is equal to individual vectors। यानी कि ये एक अकेला वेक्टर है जो बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वेक्टर एक है पर बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कि कोई कंट्री है, कोई मुल्क है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सारी की सारी कंट्री को। यानी कि होता एक है। रिजल्टेंट भी कुछ ऐसा है कि रिजल्टेंट जो है वो होता एक है पर वो रिप्रेजेंट करता है जितने भी वेक्टर्स जुड़े हुए हैं। कंसीडर करें दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करें तो वेक्टर ए, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, यानी कि ये हो गए दोनों कनेक्ट। यानी कि ए किससे जुड़ा? बी से। इनका रिजल्टेंट बनता है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया? जोड़ा। जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों को भी हटा सकते हैं, ए और बी नहीं लिखें तो कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। यानी कि ये अकेला वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे ना, रिजल्टेंट उनका एक ही होता है, वो सारे के सारे वेक्टर्स को दिखाता है। तो दूसरी पॉइंट इसकी है आर मस्ट बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब ये क्या कहानी है सर जी? अब आप देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे पहला वेक्टर कौन था? ए के टेल से और आखिरी वेक्टर है उसके हेड तक। यानी कि ये हो गया टेल पहले वेक्टर का, उसके टेल से इसका टेल होगा रिजल्टेंट का। और दूसरी बात ये कि आखिरी वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड होगा। अब तीसरी पॉइंट ये है कि आर डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये कुछ ऐसा है कि आर जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो वेक्टर सम हुए हैं, याद रखें जो वेक्टर सम हुए हैं, यहाँ पे ए और बी हुए हैं, जिस जगह से पहला वेक्टर शुरू हुआ है और जिस जगह तक आखिरी वेक्टर खत्म हुआ, इन पे ये डिपेंड करेगा। और बीच में जो भी ग्राफ बने, जैसा भी बने, उससे इसका लेना देना है ही नहीं। चाहे हम पहले ए को बी से ऐड करें या बी को एड से, उससे इसका लेना देना है ही नहीं। इसका लेना देना है कि इनिशियल कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ पे वेक्टर्स हुए हैं। और चौथी अहम बात कि आर इज टेकन अपोजिट इन ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। यानी कि जो वेक्टर हेड होते हैं ना, वो होते हैं हेड टू टेल। हेड हो गया फिर टेल हो गया, पर रिजल्टेंट जो है ना उनका मुखालिफ ऑर्डर होगा। कैसे कि हेड टू हेड और टेल टू टेल। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं कि वेक्टर ए आगे की तरफ है, यानी कि ये हो गया वेक्टर ए कि पहले वेक्टर का हेड हो गया, दूसरे वेक्टर का टेल। यहाँ पे वेक्टर खत्म हो गई तो ये बनेगा इनका रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट बन रहा है ए प्लस बी वेक्टर की। अब ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का ऑर्डर चेक करें तो ये हेड टू हेड है और टेल टू टेल है। यानी कि रिजल्टेंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर, हेड टू हेड और टेल टू टेल। अगर ये आप बिल्कुल देखें कि वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता। वेक्टर एडिशन में हेड पहले का दूसरे का टेल। तो ये हो गया रिजल्टेंट की बात। तो अब इसे नोट करें तो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज करवाते हैं। तो नोट किया। अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज। सर वो क्या है चीज? अरे चीज नहीं है, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। सर चीज तो हुई ना? अरे बिल्कुल, एक गाड़ी है जो आगे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से और सडनली इस पे फोर्स लग रहा है।
अब जैसे इस पे फोर्स लगा तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में बन रही है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि सवाल ये है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल, यानी कि दोनों वेक्टर्स हैं कि वेलोसिटी आगे की तरफ है, ये हो गई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, टेल होगा, कुछ इस तरह से, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये होगा इनका रिजल्टेंट। अरे सर 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 जी जी, आप तो गलती कर रहे हैं जी, बिल्कुल गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ये क्यों? यानी कि ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, इट इज इम्पॉसिबल। एडिशन उन क्वांटिटीज की हो सकती है जो एक जैसी ही हो, जैसा कि वेलोसिटी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, पर उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। वजह क्या है सर जी? वजह सिंपल है। तो वजह ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका रिजल्टेंट नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि वेक्टर एडिशन takes place when the vectors are the same kind का मतलब क्या है सर? काइंड माने के डायमेंशन, या कहें कि यूनिट। अब कैसे कि वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ये ऐड होंगी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ये भी ऐड होंगी, फोर्स और फोर्स ये भी ऐड होंगे, यानी कि एक जैसी ही काइंड, यानी कि एक ही क्वांटिटीज हो। सेम काइंड का मतलब है वेलोसिटी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और फोर्स फोर्स हो। अब यहाँ पे मसला है कि डायमेंशन और यूनिट। अब और कॉन्सेप्चुअल बात बताते हैं कि कोई एंट है, यानी कि चूंटी। अब चूंटी क्या कर रही है कि वो नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है 2000 मीटर का, और फिर वही चूंटी क्या कर रही है कि ईस्ट की डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो अभी पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो सिंपल है, जो D1 है यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1 वो ऊपर की तरफ है, कुछ ऐसा है, ये हो गया डिस्प्लेस 1। और दूसरा क्या है D2, यानी कि इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, यानी कि ऐसे कुछ, ये हो गया टेल। पर ये भी गलत है। अब क्यों सर, क्यों? क्वांटिटीज तो सेम हुई, काइंड तो सेम है, पर मसला कहाँ पे? वो इस जगह पे है, यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेम काइंड तो हो, क्वांटिटी वो ही हो, पर उसका डायमेंशन और यूनिट भी सेम ही होना चाहिए। तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट यूज हुआ पड़ा है वो है मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर। तो मीटर में जो भी क्वांटिटी होगी वो सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी से कभी भी ऐड नहीं हो सकती। यानी कि हम लिखेंगे जो वेक्टर एडिशन होता है, अगर दो डिस्प्लेसमेंट है तो उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मीटर मीटर है तो ठीक है, सेंटीमीटर हाँ ठीक है, फुट है तो ये भी ठीक है, इनकी एडिशन हो सकती है। अगर वेलोसिटी मान रहे हैं, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, तो इनका भी यूनिट क्या होना चाहिए, यानी कि डायमेंशन वो क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि मीटर पर सेकंड, या दोनों वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हो या माइल पर आवर में, पर हो दोनों ही। एक होगी तो ये वेक्टर एडिशन नहीं काम करेगा। अब इन्हें नोट करें तो एक एमसीक्यूज करवाएं। एमसीक्यूज कुछ ऐसा है, बहुत ही मजेदार। वो ये है कि विच डायग्राम represents the direction of vectors x and y and their resultant z। तो ऑप्शंस हैं, पहला है कुछ इस तरह से, यानी कि x y और उनका डायरेक्शन। बी ऑप्शन से x y
और z। सी डायग्राम है x, z और y, और डी डायग्राम है x, z और y। अब एमसीक्यूज कुछ ऐसे है कि 4 डायग्राम है, इनमें से x और y ये दोनों वेक्टर हैं, उनका z जो है वो है रिजल्टेंट। आपको याद दिलाएं कि जो रिजल्टेंट होता है वो हेड टू हेड और टेल टू टेल होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर जी सोल्व करें? अरे करते हैं जी, करते हैं। कि पहले चेक करें ए ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में क्या है कि x ऊपर की तरफ है, यानी कि ये वेक्टर x, उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा जाएगा, यानी कि y इसका टेल इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया y। अब इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन रहा है, ये हो गया रिजल्टेंट। पर बात ये है कि इनका रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में ऑप्शन ए दे रहा है, यानी कि z इस डायरेक्शन में, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है x ऊपर की तरफ है, चलो जी x ऊपर की तरफ, उसके हेड से y का टेल, y कुछ ऐसा है, तो y ये है, इनका रिजल्टेंट बन रहा है ये। और यहाँ पे रिजल्टेंट z कहाँ है? आगे की तरफ, ये भी नहीं हुआ। और c को चेक करें। अब c क्या है? उसका x जो है, यानी कि वेक्टर x ऊपर की तरफ है, इसके हेड से y का टेल कनेक्ट होगा कुछ ऐसे, यानी y इस तरफ है, x ऊपर की तरफ है, ये हो गया y। तो ये बना इनका रिजल्टेंट। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। अब डी ऑप्शन के पास चलते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है? x ऊपर की तरफ है, x ऊपर की तरफ, तो इसके हेड से y का टेल, तो ये बना y। अब ये हो गया इनका डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट। तो यहाँ पे बन रहा है जी बिल्कुल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब रिजल्टेंट जो है वो होता है हेड टू हेड और टेल टू टेल, ये इसकी खूबी, यानी कि हेड टू हेड होगा और टेल टू टेल होगा, ये है रिजल्टेंट। तो अब इसे नोट करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ें। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सर ये कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव यानी कि एक्सचेंज करना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Commutative law of vector addition. Consider two vectors, a vector and b vector. अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया है? लिया है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ेंगे। पहले क्या करते हैं, इसका सोल्व करते हैं कि a वेक्टर को b से जोड़ते हैं, फिर b को a से जोड़ते हैं। क्या रिजल्टेंट में चेंज आएगा? वो ही हम ढूंढना चाहेंगे। तो पहली बात ये है कि ए वेक्टर ए, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, यानी कि कुछ ऐसे, ए वेक्टर हो गया बी से कनेक्ट, ये बन गया इनका रिजल्टेंट, यानी कि ए बी से। तो रिजल्टेंट बन रहा है, इसे हम नाम देंगे R1, वो बन रहा है ए प्लस बी से, यानी कि रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया रिजल्टेंट 1, यानी कि ए को बी से हमने जोड़ा। तो अभी करते हैं हम, ये इक्वेशन हो गई 1। तो अभी हम b को a से जोड़ते हैं, यानी कि b वेक्टर ऊपर की तरफ है, यानी कि हम ले रहे हैं b वेक्टर को, इसके हेड से a वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, यानी कि ये हो गया a वेक्टर। तो रिजल्टेंट बना b प्लस a वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट, यानी कि b को a से जब जोड़ रहे हैं और जब a को b से जोड़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बन रहा है रिजल्टेंट 2, यानी कि इक्वेशन सेकंड। कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं कि R1 क्या है? a प्लस बी, यानी कि कुछ ऐसे लिखें R1 इज इक्वल टू R2। तो रिजल्टेंट 1 बराबर है a प्लस बी वेक्टर और R2 बराबर है b प्लस a वेक्टर के। तो हमने साबित किया, तो अगर हम a को b से जोड़ेंगे या b को a से जोड़ेंगे तो उनका रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट सिंपल है। वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ
एडिशन डज नॉट मैटर, यानी कि कोई भी वेक्टर्स हो उनको किसी तरह से जोड़ा जाए, उसके रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसे नोट करें तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ें। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि कंसीडर आर 3 वेक्टर्स। अब कोई भी 3 वेक्टर्स हम लेते हैं, जैसा कि ए वेक्टर है, फिर लेते हैं बी वेक्टर, फिर है सी वेक्टर। तो अब तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट वी ऐड वेक्टर ए एंड बी। पहले हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर को बी से जोड़ेंगे। अब है कुछ ऐसे कि वेक्टर ए लें इस डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसे ही इसके हेड से बी वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, यानी कि ये हो गया बी वेक्टर। तो ये बन गया इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बना, ए प्लस बी। इसको नाम देते हैं R1। इनकी रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। देन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एडेड विथ सी वेक्टर। तो दूसरी बात यह है कि इनका जो रिजल्टेंट बना है उसके रिजल्टेंट से वेक्टर सी को जोड़ा जाएगा। तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है कुछ इस तरह से, ये हो गया रिजल्टेंट किसका है, ए प्लस और बी का। तो इस रिजल्टेंट से सी वेक्टर को जोड़ा जाएगा, यानी कि इसका टेल इस वेक्टर के हेड से, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन गया। तो वेक्टर आर और सी इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट। इसको नाम देते हैं हम, कोई भी डैश करते हैं, आर डैश इज इक्वल टू R1 प्लस सी वेक्टर। तो इसको मज़ीद ओपन करें तो ये बनेगा R1 किसके बराबर है, ए प्लस बी के, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी, पहले ये दोनों ऐड हुए प्लस सी से। तो हमने पहले ए को बी से जोड़ा, फिर सी से जोड़ा। अब दूसरी कहानी ये है इस एसोसिएटिव लॉ की कि आखिरी 2 वेक्टर्स को ऐड करें फिर फर्स्ट से। अब दूसरी कहानी में दाखिल होते हैं कि नाउ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी वेक्टर। अब बी वेक्टर आगे की तरफ है, यानी कि कुछ ऐसे, ये हो गया बी वेक्टर। इस बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल, यानी कि कुछ ऐसे। यहाँ पे खत्म हो गए 2 वेक्टर्स, तो यहाँ से शुरू होगा इनका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बन रहा है, इसको रिजल्टेंट 2 का नाम देते हैं, R2 इज इक्वल टू बी। तो बी वेक्टर किससे ऐड हुआ है, सी से, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा R2 इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर। अभी होगा कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड R2। अब ए वेक्टर से R2 को हम जोड़ें। तो अभी ए वेक्टर है ऊपर की तरफ, तो ए वेक्टर को लाया जाए, तो ये हो गया ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के हेड से इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ा जाएगा। रिजल्टेंट कुछ इस तरह से, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया 2। तो ये बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि इसको नाम देते हैं R डैश डैश। तो R डैश डैश बन रहा है ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर डैश डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये हो गया रिजल्टेंट 2, यानी कि इक्वेशन 2, और ये हुई इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपेयर कैसे कि R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R डबल डैश वेक्टर। तो R डैश वेक्टर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के।
और आर डैश वेक्टर वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के। अब ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, यानी कि इसमें क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर पहले ऐड कर लें, फिर तीसरे से करें, या बाद वाले दो जो वेक्टर्स हैं उनको जोड़ें, पहले से करें, उनका रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है शामिल करना। तो हमने क्या किया, पहले दो वेक्टर्स लिए, उनमें सी वेक्टर को शामिल किया, उनका रिजल्टेंट ऐसे बना। फिर हमने क्या किया कि बी और सी यानी कि आखिर वाले वेक्टर्स को लिया, फिर इन दोनों वेक्टर्स में पहले वेक्टर्स को शामिल किया, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना। अब इसे नोट करें तो इसकी स्टेटमेंट और इसका ग्राफ मुकम्मल बनाएं। स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डज नॉट डिपेंड on which pair or group of vectors added first। अब ये था कुछ ऐसे कि a प्लस b प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b प्लस सी वेक्टर। तो हमने पहले इस पेयर को हमने जोड़ा था और बाद में हमने इस पेयर को जोड़ा था, पर इसके रिजल्टेंट में कोई भी फर्क नहीं आया था। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स का सम यानी कि एडिशन, कि पहले पेयर ऑफ वेक्टर्स कौन सा ऐड हुआ है। तो अब इसका मुकम्मल ग्राफ बनाते हैं। वेक्टर्स कौन से थे, वेक्टर ए कुछ ऐसा था, बी कुछ ऐसा था, सी कुछ ऐसा था। बाहर बारिश हो रही है, रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। तो ए बी और सी वेक्टर्स, अब ये तीनों वेक्टर्स हो गए। तो पहले हमने क्या किया था कि वेक्टर ए लिया, इस वेक्टर से बी को जोड़ा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना। फिर हमने क्या किया था कि इनके रिजल्टेंट से सी वेक्टर को जोड़ा था कुछ ऐसे, तो ये बन गया इनका रिजल्टेंट। तो हमने पहले दो वेक्टर्स लिए, फिर सी से उनको ऐड किया, और बाद में हमने क्या किया कि b को c से ऐड किया। b और c का रिजल्टेंट ये है, तो इनके रिजल्टेंट से हमने a वेक्टर को ऐड किया था, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये a प्लस बी का, और ये रिजल्टेंट है b वेक्टर प्लस c वेक्टर का। अब ये रिजल्टेंट जो है ये इन तीनों का रिजल्टेंट है, चाहे हम a को b से c से या b को c से a से जुड़ें, तो उनके रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अभी हम करवाते हैं एक MCQs ये है कि वेक्टर एडिशन डैश इन नेचर। ऑप्शंस हैं कम्यूटेटिव, ऑप्शन बी में है एसोसिएटिव, सी में है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डी में है ऑल ऑफ दीज। अब MCQs में कुछ ऐसा है कि वेक्टर एडिशन की नेचर क्या है, क्या वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है या ऑल ऑफ दीज। हमने पढ़ा था जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो ऑर्डर ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर देखा जाए तो कम्यूटेटिव लॉ जो था वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और वेक्टर एडिशन भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका जवाब होगा कम्यूटेटिव लॉ। अब देखें ये नेचर की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं हो रहा कि वेक्टर एडिशन फॉलो किसको करता है। अगर फॉलो होता तो आप ऑल ऑफ दीज करते, पर यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें।